नमस्कार, मैं डॉक्टर मिसेस कावेरी दाभड़कर आज आपके समक्ष पर्यावरण अवनयन और उसके प्रभावों पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्हाट ऑफ द आई डिग आउट लेट दैट क्विकली ग्रो ओवर, लेट मी नॉट हिट द वेटल्स एंड द हार्ट्स। ये है अथर्ववेद का एक उद्धरण। और भी कई उदाहरण पर्यावरण के संदर्भ में हमको मिलते हैं, या पर्यावरण अवनयन के परिप्रेक्ष्य में हम बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विद्वानों ने बहुत कुछ कहा है। कहते हैं कि प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, या ये कहते हैं कि नेचर प्रोवाइड्स अस फ्री लंच बट ओनली वी कंट्रोल आवर एपिटाइट्स। मतलब अपनी भूख को हमको नियंत्रण करना है, अदरवाइज नेचर ने तो हमको बहुत कुछ खाने के लिए दिया है। क्योंकि हम नहीं सोचते हैं अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में, और इसीलिए हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। कहते हैं ना कि डोंट ब्लो इट, गुड प्लैनेट आर हार्ड टू फाइंड। वैसे देखा जाए तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, ये एक तरफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इकोलॉजी और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को प्रभावित करती है। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी या तकनीकी शिक्षण जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है, या तकनीकी ने मानव विकास को ऊंचाइयाँ दी है, वही तकनीकी के परिणाम स्वरूप पर्यावरण अवनयन जैसी समस्याएं सामने आती है। जैसा कि हमको पता है कि अगर हम पर्यावरण की बातें करते हैं या पर्यावरण विकास के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो एक रिपोर्ट है आवर कॉमन फ्यूचर। ये हमको वार्न करती है कि अनलेस वी चेंज मेनी ऑफ आवर लाइफस्टाइल पैटर्न्स, the world will face unacceptable levels of environmental damage and human being suffering. The Commission echoing the urgent need for the tailoring the pace and pattern of global economic growth. निश्चित रूप से पर्यावरण का जो अवनयन है, इसके संदर्भ में हमको ये सोचना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी हैज़ द एबिलिटी टू मेक डेवलपमेंट सस्टेनेबल एंड टू एंश्योर दैट इट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वैसे देखा जाए तो एक प्रोसेस है थ्रू विच द नेचुरल एनवायरमेंट इज compromised in some way, reducing biological diversity and the general health of the environment. This process can be entirely natural in origin, or it can be accelerated or caused by human activities. Many international organizations recognize environmental degradation as one of the major threats facing the planet, since humans have only been given one earth to work with, and if the environment becomes irreparably compromised, it could mean the end of human existence. निश्चित रूप से हमको पर्यावरण अवनयन के अर्थ को जानने का प्रयास करना चाहिए। पर्यावरण अवनयन, जैसा कि हमने जाना, एक प्रकार का पर्यावरण का एक प्रकार डिग्रेडेशन जो है, एक प्रकार डिटोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट है। न केवल एनवायरनमेंट बल्कि एनवायरनमेंट की क्वालिटी भी इससे रिड्यूस होती है। और क्यों? फ्रॉम एम्बिएंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड अदर एक्टिविटीज आर and process such as improper land use and natural disasters. Definitely, erosion of the quality of natural environment caused directly और indirectly by human activities. मनुष्य के विभिन्न कारकों के कारण, मनुष्य के कार्यविधि के कारण पर्यावरण का अवनयन आता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरण अवनयन के मुख्य रूप से कारण क्या है, या वे कौन से कारण हैं जिसके कारण पर्यावरण अवनयन होता है। निश्चित रूप से हम एक बात यूनानिमसली कह सकते हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी का जो इंटर रिलेशनशिप है, या डायनामिक इंटर रिलेशनशिप है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. Environmental change may be driven by many factors, including economic growth, population growth, urbanization, intensification of agricultural, rising energy use, and transportation. Transportation is one of the biggest reason, and ultimately poverty still remains a problem at the root of the several environmental problem. निश्चित रूप से गरीबी जो है समस्त पर्यावरणीय समस्या का एक मूल आधार है, हम ऐसा कह सकते हैं। अगर हम सोचे कि इन बातों को हम क्लासिफाई करने का प्रयास करें या पर्यावरण अवनयन को हम वर्गीकृत करने का प्रयास करें, तो सबसे पहले हम सोशल फैक्टर्स पे आते हैं।
सोशल फैक्टर्स इसलिए आते हैं क्योंकि ये तो हमें सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी के कारण मनुष्य को जैसे जैसे तकनीकी ज्ञान होता चला गया वैसे वैसे उसने अपने पर्यावरण के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया। शुरुआती दौर में तो सही था क्योंकि पॉपुलेशन और रिसोर्सेज जो थे वो बैलेंस स्थिति में थे, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होते गई, पॉपुलेशन और रिसोर्स की जो सिचुएशन है वो इम्बैलेंस होते गई और उसी के परिणाम स्वरूप अपनी आवश्यकता की आपूर्ति के लिए मनुष्य ने अधिकाधिक संसाधनों का शोषण किया और यही से शुरू होता है पर्यावरण अवनयन। तो इस प्रकार अगर हम सोशल फैक्टर पर चर्चा करते हैं तो हमको पता चलता है कि पॉपुलेशन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। माना जाता है कि भारत में 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है भारत जो है विश्व की रखता है, जो कि केवल 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया का है। मतलब भारत के पास विश्व के समस्त भूमि का मात्र 2.4% है, जबकि विश्व की समग्र जनसंख्या का 17% जो है जनसंख्या भारत के अंदर में है। Its current rate is population growth is 1.85%, continues to pose a persistent population changes। इस संदर्भ में देखा जाए तो इसलिए पर्यावरण और जनसंख्या वृद्धि ये दोनों इंटर रिलेटेड है, क्योंकि इसी दोनों के मिस कॉम्बिनेशन से या बैलेंस कॉम्बिनेशन से पर्यावरण अवनयन की समस्या उद्भवित होती है और इसीलिए समूचे विश्व में जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए तरह तरह के मेजर्स जो है वो किए जा रहे हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वह है पावर्टी, यानी कि गरीबी is said या poverty is said to be both cause and effect of environmental degradation. The circular link between poverty and environment is an extremely complex phenomena. Inequality may foster unsustainability because the poor who rely on natural resources more than the rich deplete natural resources faster as they have no real prospects of gaining access to other types of resources. निश्चित रूप से गरीबी जो है एक तरफ संसाधनों के या पर्यावरण के अवनयन के लिए कारणीभूत है, वही हम दूसरी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो अज्ञानता गरीबी संसाधनों के बने रहने में सहायक है, लेकिन दूसरी ओर गरीबी के कारण लोग नेचुरल रिसोर्सेज पर एक ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं और यही कारण है कि संसाधनों का दोहन के अलावा उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। वर्तमान संदर्भ में अगर हम सामाजिक तत्वों की बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किसके लिए? पर्यावरण अवनयन के लिए। पिछले 2 दशकों में मतलब 1971 से लेकर 91 तक भारत में जनसंख्या विशेषकर नगरीय क्षेत्र में डबल होते गई है। फ्रॉम 109 मिलियन से 218 मिलियन तक पहुंच गई है और ये माना जा सकता है कि आने वाले 2000 एंड के अंत तक 2000 एडी के अंत तक यह 300 मिलियन तक पहुंच जाएगी। निश्चित रूप से बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन इट मीन्स बढ़ता हुआ ऑटोमोबाइल यूजेज, बढ़ता हुआ मॉडर्न फैसिलिटी और बढ़ता हुआ एनवायरमेंटल इंग्रेडेशन। इस सामाजिक तत्वों के पश्चात हम आते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर makes implementation of most of the laws relating to environment extremely difficult and ineffective. निश्चित रूप से पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में जो रूल्स बनते हैं वो जो रूल्स है उनको इफ़ेक्टिव मैनर में लेट डाउन करना या इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी एक समस्या है। पर्यावरण अवनयन के जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। सबसे बड़ी बात है कि द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड by most of the industries which generally is based on intensive resources and energy uses। निश्चित रूप से ये जो चीज़ है वो बात कहती है कि आज औद्योगिकरण का युग है और इस औद्योगिकरण के युग में रिसोर्सेज का बहुत ही गहन उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ जो ऊर्जा के संसाधन है उसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। दूसरा, जो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है उनका एक्सपेंशन दिनों दिन होते जा रहा है और इसकी वजह से
पर्यावरण अवनयन बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है। इकोनॉमिक फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमेटिकली उसके अंदर में शामिल हो जाता है। ट्रांसपोर्ट जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता है, डेंस ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जाती हैं, और पोर्ट हो गया, हार्बर हो गया, एरोड्रम हो गया, रेलवे, रोड्स, सभी जगह हैवी ट्रैफिक होता है, और ये सब हैवी ट्रांसपोर्टेशन जो है अंततोगत्वा इकोनॉमिक फैक्टर के रूप में पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अब हम पर्यावरण अवनयन के इम्पैक्ट्स की चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से पर्यावरण अवनयन का जो इम्पैक्ट्स है वो हम कई माने सेक्टर्स में रेखांकित कर सकते हैं। इनमें सबसे पहली बात है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा महत्वपूर्ण जो इम्पैक्ट है वो है डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण। तीसरा जो महत्वपूर्ण इम्पैक्ट है वो है डिफॉरेस्टेशन यानी कि निर्वनीकरण। चौथा जो फैक्टर है वो है लैंड डिग्रेडेशन मतलब भूमि अवनयन, और नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है भूमि अपरदन, और अंत में सबसे महत्वपूर्ण पृथ्वी पर फ्रेश वाटर की स्कैरसिटी। निश्चित रूप से इन सब में ग्लोबल वार्मिंग सबसे महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग इज व्हाट या हाउ वी डिफाइन द ग्लोबल वार्मिंग? Global warming is defined as the increase of average temperature on Earth. As the Earth is getting hotter, disasters like hurricanes, droughts and floods are getting more frequent. According to the National Academy of Science, the Earth's surface temperature has risen about 1 degree Fahrenheit in the past centuries, with accelerated warming during the past 2 decades. There is a new and stronger evidence the most of the warming over last 50 years is attributable to human activity. मनुष्य की एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ते जा रही है और उस एक्टिविटी में केमिकल कंपोजिशन, केमिकल यूजेज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर का जो केमिकल कंपोजिशन है वह डिस्टर्ब होते जा रहा है। एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर थ्रू द बिल्डअप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, प्राइमरली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और यही जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं यह कारणीभूत है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल टेम्परेचर का अगर हम ट्रेंड देखें पिछले कई सालों का तो हम पाते हैं कि दीज आर मतलब 1880 से लेकर के पूरा 2000 तक की अगर हम डेटा को एनालिसिस करें या देखें, चेंज को देखेंगे, हम पाते हैं कि डे बाय डे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट कॉज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर टू गो अप? There are many possible mechanisms that can cause the warming of the atmosphere. For example, natural variation. The climate becomes warmer by internal chaotic dynamics of the Earth atmosphere system. Definitely. Solar activity. कई बार solar activity के कारण भी वातावरण गर्म हो जाता है या एटमॉस्फेयर गर्म हो सकता है। Either direct increase of solar energy output और indirect trigger mechanism due to solar activity. ये दो प्रमुख रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण सरफेस टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो नेचुरल वेरिएशन, दूसरा सोलर एक्टिविटी, और तीसरा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। Increasing greenhouse gases such as CO2, CH4, NO, CFC. Actually, H2O is very efficient too, but at present it assumed to be an steady state. The last one is presently through to be the most likely cause of the global warming, and hence we will examine it thoroughly. Now, अगर हम बात करें पृथ्वी के टेम्परेचर की, तो पृथ्वी के टेम्परेचर के संदर्भ में ये है कि हमारे पास इनकमिंग सोलर रेडिएशन के रूप में पृथ्वी को उष्णता प्राप्त होती है और दीर्घ तरंगों के रूप में ये पृथ्वी के से बाहर चली जाती है। सोलर एनर्जी जो है वह आती है और रेडिएट ऊपर चली जाती है, रेडिएशन होकर के ऊपर चली जाती है। निश्चित रूप से जो रेडिएशन है वो जैसे जैसे ऊपर जाता है, अगर ऊपर जाने के परिप्रेक्ष्य में
क्या होता है, अगर अपर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन जाती है तो पृथ्वी के तल से जाने वाली जो विकिरण है वह उस लेयर को पार नहीं कर पाती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर हम कांच के घर की कल्पना करें, यह एक ग्रीन हाउस होता है कांच का, जिसके अंदर में पौधे लगाए जाते हैं। सामान्यतः पौधों के विकास के परिप्रेक्ष्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उससे क्या होता है कि सोलर एनर्जी आती तो है, लेकिन जाने वाली जो एनर्जी है या परावर्तित जो एनर्जी है वह नहीं, चूँकि वह ग्लास का बना हुआ होता है इसलिए वो एनर्जी जो है वो जा नहीं पाती है, और वही इसीलिए उस ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर हाई बना रहता है। यही कारण है कि उस ग्रीन हाउस के अंदर में टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक उसी तरह से हमारी पृथ्वी पर भी संपादित होता है। बहुत से कारणों से, हम अभी कारणों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि 20वीं सेंचुरी के में बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स या बहुत सारे इंडस्ट्री के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में पूरा CO2 या यूँ कहना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस का एक आवरण बन गया है, और इस आवरण के कारण पृथ्वी के धरातल से निकलने वाली जो दीर्घ तरंगे हैं वह पर्यावरण में या एटमॉस्फेयर में नहीं पहुंच पाती है और एक ब्लैंकेट जैसा उनके अवरोध होता है, और यही कारण है कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वह बढ़ने लगता है। पिछले कई सालों की बात हम करें तो हमको समझ में आता है कि दिन प्रतिदिन जो टेम्परेचर है, CO2 की मात्रा है एटमॉस्फेयर में या कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो निरंतर बढ़ते जा रही है। स्पेशली पिछले 5 दशकों में इसकी वृद्धि निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा है। अब हाउ इज़ द CO2 इंक्रीज कनेक्टेड टू द ग्लोबल वार्मिंग? निश्चित रूप से physically via the greenhouse effect. The connection is usually made via the use of climate model. Then control run versus scenarios. If the scenario run result show warmer surface condition than the control, then it is possible to suspect that the increased CO2 concentration in the atmosphere may cause warming. When the climate becomes warmer, either due to the increase of CO2 in the atmosphere or other unknown mechanism, the ocean may also become warmer. जैसे कि है कि क्लाइमेट अगर गर्म हो जाती है, एटमॉस्फेयर अगर गर्म होता है तो ओशन भी गर्म हो जाता है, और ए वार्मर ओशन हैज़ लोअर सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 एंड हैंस will release more CO2 in the atmosphere. निश्चित रूप से अगर समुद्र का तापमान अधिक हो जाता है तो ये जो अधिक गर्म तापमान युक्त जो जल का समुद्र का The changes in temperature may cause the change of precipitation. सिंपल सी बात है, तापमान में परिवर्तन होने से वर्षा की मात्रा में परिवर्तन होता है। आप सभी जानते हैं तापमान और वर्षा का इंटर रिलेशनशिप है। वेजिटेशन भी एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन के चेंज के। उठती है, ऊपर उठने के बाद वो अपर एटमॉस्फेयर जाती है, जलवाष्प जो है वो ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद अपर एटमॉस्फेयर में जाती है, वहाँ जलवाष्प में संघनीकरण होता है और उसके बाद वो वाटर ड्रॉपलेट में बदलता है और वो पानी वापस समुद्र में आ जाता है। इस पूरे साइकिल में अगर 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक जलवाष्प का बनना
और जलवाष्प बनने के पीछे दूसरा महत्वपूर्ण कारक है जिसको कंट्रोल करता है, वो है टेम्परेचर। और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक बिहाइंड फैक्टर है, वो है वेजिटेशन। निश्चित रूप से जो वनस्पतियाँ जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है टेम्परेचर के बैलेंस होने में, टेम्परेचर वेजिटेशन के बैलेंस होने में। वेजिटेशन के कारण किसी जगह का तापक्रम बढ़ता या घटता है, या सूर्य की किरणों के द्वारा जो वाष्पीय वाष्पोत्सर्जन है उसकी मात्रा बढ़ती है। वाष्पीय वाष्पोत्सर्जन और प्रेसिपिटेशन दोनों ही एक दूसरे के विपरीत संबंध रखते हैं। अगर वाष्पीय वाष्पोत्सर्जन जो होता है अधिक होता है तो प्रेसिपिटेशन कम होता है, और अगर वाष्पीय वाष्पोत्सर्जन कम होता है तो प्रेसिपिटेशन अधिक होता है। इस तरह से वेजिटेशन भी जो है वह एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। देयर विल बी चेंजेस इन द एनिमल एंड ह्यूमन वर्ल्ड इज रिस्पॉन्स टू दिस एनवायरमेंटल चेंजेस। हमने प्राकृतिक तत्वों की बात की, जिसमें हम टेम्परेचर की बात की, जब हम वर्षा की बात की, लेकिन इन सब से ऊपर मनुष्य के जो और जानवरों के जो क्रियाकलाप है वह सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं एज फार एज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग की हम बात करते हैं तब।